Let's continue on chapter number 6, lecture number 2. Important from examination point of view. What is company? What is company? What is joint stock company? देखते हैं, डेफिनेशन से ही देखेंगे, मगर थोड़ा आपको एडवांटेज बता दो कंपनी की ज़रूरत क्यों हुई. ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप फर्म, जैसे लायबिलिटी अनलिमिटेड, लिमिटेड कैपिटल, inefficiency. So these are the some of the limitation of sole proprietorship and partnership firm which gave rise to the new concept which is called company. In India, company is supposed to establish as per Company Act 1956, but in 2013 a new act was passed which is known as Company Act 2013. Then from that date the old principle is elapsed. इसका मतलब कि इंडिया के अंदर जो भी कंपनी चलती थी वो 1956 के एक्ट के मुताबिक रजिस्ट्रेशन से चलती थी, बट 2013 के अंदर कंपनी एक्ट 2013 एक्ट पास हुआ, तो उसके अंदर क्या बताया कि जो 2000 एक्ट के अंदर है उसी के हिसाब से कंपनी को चलना पड़ेगा. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ओरिजिनल आंसर यहाँ से स्टार्ट होता है. मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अ कंपनी. कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस बाय लॉ. कंपनी एक आर्टिफिशियल इंसान है जिसको कायदे से स्टार्ट किया जा सकता है. कंपनी इज एन आर्टिफिशियल इनविजिबल पर्सन इन द आईज ऑफ लॉ. लॉ के मुताबिक, कायदे के मुताबिक कंपनी एक इंसान है. अब डेफिनेशन क्या है? तो एज पर कंपनी एक्ट 2013, कंपनी मीन्स कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और एनी अंडर एनी फॉर्मर एक्ट. यानी 2013 की डेफिनेशन क्या बताती है कि जो भी कंपनी 2013 के मुताबिक रजिस्टर्ड हो या तो इसके पहले जो एक्ट चलता था उसके मुताबिक रजिस्टर्ड हो तो उसको कंपनी बोला जाता है. अब देखते कैरेक्टरिस्टिक. फर्स्ट आईएमपी क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, 5 मार्क्स. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपनी? तो फर्स्ट वन इज लीगल पर्सनालिटी. लीगल पर्सनालिटी का मतलब क्या होता है कि जैसे ही आप कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराते हो, कंपनी खुद इन द आईज ऑफ लॉ एक इंसान हो जाएगी. यानी जो भी कॉन्ट्रैक्ट हो गए, जो भी एग्रीमेंट हो गए, जो भी बिजनेस होगा वो कंपनी के नाम से करा जाएगा, किसी मालिक या किसी शेयर होल्डर के नाम से नहीं किया जाएगा. देखो पढ़ते हैं. कंपनी गेट सेपरेट लीगल पर्सनालिटी विथ इज रजिस्ट्रेशन. जैसे ही आपने रजिस्ट्रेशन कराया कंपनी खुद एक पैदा हो जाएगी. कंपनी कैन श्यू का मतलब केस करना, इन इट्स ओन नेम, खुद के नाम से ही करेगी, उसके मालिक के नाम से नहीं करेगी. एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट एंड कैन बी स्यूड विथ अगेंस्ट कंपनी. यानी अगर किसी को केस भी करना है कंपनी पे तो कंपनी के मालिक पे नहीं, कंपनी के नाम पे ही करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि 2013 का एक्ट ये बताता है कि कंपनी खुद एक लीगल पर्सनालिटी है. अपने जैसे इंसान ऐसे कंपनी भी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसको क्रिएटेड बाय लॉ, जिसको कायदे से पैदा किया गया. नंबर 2, परपेचुअल एग्जिस्टेंस. कंपनी का लाइफ अनसर्टन है, लॉन्ग है. ऐसा नहीं कि कंपनी चालू हुई, मालिक मर गए, ओनर मर गए तो कंपनी बंद हो जाएगी. मैं एक एग्जांपल देता हूँ. टाटा, आपने नाम सुना होगा टाटा कंपनी का. 1901 में एस्टैब्लिश हुई थी. कितने उसके वो चलाने वाले आए चले गए, 5-7 पीढ़ी खत्म हो गई, फिर भी टाटा कंपनी बंद नहीं हुई. गोदरेज कंपनी, रिलायंस, रिलायंस को स्टार्ट करने वाले थे धीरू भाई अंबानी, 2001 में एक्सपायर हो गए, फिर भी रिलायंस नाम की कंपनी बंद
नहीं हुई। क्यों बंद नहीं हुई? क्योंकि पॉइंट नंबर 2 क्या बोलता है? परपेचुअल एग्जिस्टेंस, यानी कंपनी जब तक खुद लुखी नहीं हो जाती, लिक्विडेट नहीं हो जाती, वहां तक कंपनी बंद नहीं होगी। Company is a separate legal entity by law. It is not affected by circumstances, yani situation like death, insolvency. A company can be brought to an end only through liquidation process. Liquidation process का मतलब कायदे से ही स्टार्ट की जाती है, तो उसको बंद भी कायदे से ही किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 3, डिवीजन ऑफ कैपिटल इन स्मॉल फ्रैक्शन। अब डिवीजन ऑफ कैपिटल का मतलब क्या होता है? सोल प्रोप्राइटर में एक बंदा लाता है, पार्टनरशिप में पार्टनर्स लाते हैं। मगर कंपनी क्या होती है? तो द कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट विच इज नॉन एज शेयर। ने जो लोग वो शेयर परचेज करते हैं उसको बोला जाता है शेयर होल्डर। ने वो पैसे जो शेयर के जरिए कंपनी में आते हैं उसको बोला जाता है शेयर कैपिटल। देखो, द कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट, ईच पार्ट इज कॉल्ड शेयर। अ कंपनी कैन रेज फंड ऑन लार्ज स्केल थ्रू इश्यू ऑफ शेयर। द परचेजर ऑफ शेयर इज कॉल्ड शेयर होल्डर। जो मैंने बताया वही है। पॉइंट नंबर 4, इजी ट्रांसफर ऑफ शेयर। सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप में आप किसी और के नाम पे ट्रांसफर नहीं कर सकते थे, लिमिटेशन पड़ी थी। मगर कंपनी ऐसी है कि तुम जब चाहो अपने शेयर किसी और के नाम पे ट्रांसफर कर सकते हो, सेल कर सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो, किसी की परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। शेयर होल्डर कैन सेल एंड परचेज द शेयर ऑफ द कंपनी subjected to the provision of the law. नंबर 5, कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब क्या होता है? कॉमन सील का मतलब सिंबल। जैसे बीओबी का सिंबल है ना, ऑरेंज कलर में बी, एसबीआई का एसबीआई ब्लू कलर में, तो इसका मतलब क्या होता है? हर कंपनी का एक कॉमन सिंबल होता है, तो वो सिंबल के जरिए ही कंपनी काम करेगी। जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, एग्रीमेंट्स हो गए, डिस्कस हो गए, मीटिंग्स होगी, नोटिफिकेशन होगी, वो सब कॉमन सील के अंदर ही किया जाता है। The seal is affixed on contract, certificate, document of the company to express the consent of the company. Consent means इच्छा। उसके बाद आता है मैनेजमेंट। चलाएगा कौन? तो एस कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बीओडी, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैनेज द कंपनी एज पर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल। अब मेमोरेंडम ने आर्टिकल क्या है वो चैप्टर नंबर 8 या 7 में पढ़ेंगे हम। द शेयर होल्डर, शेयर होल्डर का मतलब क्या? जितने लोगों ने शेयर खरीदे। इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव अमॉन्ग देमसेल्फ, यानी जितने भी शेयर होल्डर है वो लोग इलेक्ट करेंगे अपने वोटिंग पावर से, और वो लोग डायरेक्टर सिलेक्ट करेंगे, और जो डायरेक्टर होते हैं वो कंपनी का मैनेजमेंट करते हैं। क्लियर? पॉइंट नंबर 7, status of member. Neither a member can enter into contract of behalf of a company, nor company can be liable for the act of the member, as management and ownership are different, and also the company as legal entity, member can enter into contract with company। यानी हर मेंबर का स्टेटस अलग अलग है, कोई हक नहीं जता सकता कि मैं कंपनी का मालिक हूँ, बिकॉज कंपनी इन द आईज ऑफ लॉ खुद एक इंसान है। क्लियर? नंबर ऑफ मेंबर, ये याद रखना है कि अगर प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम 2 मेंबर, मैक्सिमम 200 मेंबर। प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम 2 मेंबर, मैक्सिमम 200 मेंबर। मगर पब्लिक कंपनी होती है तो मिनिमम 7 मेंबर, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। उसके बाद आता लायबिलिटी। तो जितने भी कंपनी के अंदर मेंबर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, उनकी लायबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर होती है। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाऊं कि 10 रुपए वाला शेयर है, मैंने आप लोगों से, कंपनी ने अभी तक शेयर होल्डर से 6 रुपए मंगाए। कितने रुपए मंगाए? 6 रुपए। अब कंपनी जिंदगी भर चाहे भी तो अपने शेयर होल्डर से कितने रुपए मंगा सकती है? 4 रुपीज। क्यों? क्योंकि शेयर की कीमत मैंने कितनी बताई आप लोगों को? 10 रुपए। क्लियर? यानी लायबिलिटी ऑफ मेंबर इज लिमिटेड अप टू द शेयर। फंडामेंटल राइट।
A company has separate entity by law, but company is not a citizen of a country. बराबर है. सो इसको कोई जो अधिकार हमको मिलते हैं ना, राइट ऑफ वोट, राइट ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ऐसे कोई अधिकार कंपनी को नहीं मिलते. क्यों? क्योंकि वो नेचुरल पर्सन नहीं है, वो आर्टिफिशियल पर्सन है. यानी वो एक जगह एक प्रकार का इंसान है जिसको कायदे से पैदा किया गया है. इसके लिए उसको कोई अधिकार मिलेंगे नहीं. फंडामेंटल राइट याद रखना, राइट्स नहीं बोला मैंने, फंडामेंटल राइट. यानी संविधान ने, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन ने जो हमको अधिकार दिए उसकी बात कर रहा हूँ. वोटिंग राइट पर शेयर, तो कॉमन है, जिसके पास ज्यादा शेयर होंगे उसका वोटिंग राइट ज्यादा होगा, जिसके शेयर कम होंगे उसके शेयर वोटिंग राइट कम होगा. तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैपिटल. अब जो कैरेक्टरिस्टिक पड़े वही तुम्हारे एडवांटेज और डिसएडवांटेज बनते. देखो चेक करो, पहला पॉइंट के सेम हो गया. यूज कैपिटल फंड, कंपनी अपने शेयर इश्यू करके जितना चाहे उतना पैसा उठा सकती है. नंबर टू, इजी ट्रांसफर ऑफ शेयर, पढ़ा दिया कि शेयर होल्डर जब चाहे अपना शेयर बेच सकते हैं या ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी के नाम पे कोई तुमको रोकने वाला नहीं है. सेपरेट आइडेंटिटी एंड परपेचुअल लाइफ, यानी कंपनी खुद अपने नाम से जानी जाएगी. उसके ओनर का जिंदा रहना, मर जाना, इंसॉल्वेंट होने से कंपनी को कोई असर नहीं पड़ता. यानी कंपनी कायदे से पैदा होती है और लिक्विडेट बंद भी कायदे से ही होगी. पॉइंट नंबर 5 नया है, एडवांटेज ऑफ लार्ज स्केल. लार्ज स्केल का मतलब क्या? तो जैसे पढ़ा कि कंपनी के अंदर कैपिटल हमको ज्यादा मिलेगी, ह्यूज अमाउंट में मिलेगी. तो कॉमन है, हमारा परचेज होगा, जो सेल होगा, जो हमारा प्रोडक्शन होगा, जो बिजनेस होगा, वो भी हमारे बड़े पाए पे होगा. इसीलिए कहा जाता है कि कंपनी इज कंसीडर्ड एज अ इकोनॉमिक ग्रोथ इंजन. यानी हमारे देश का डेवलपमेंट करना है तो कंपनी कंपनी ट्रेन का एक इंजन होता है. कि इंजन होता है तो डब्बे चलते हैं ना, तो अगर कंपनी होगी तो हमारे देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा. क्लियर? एफिशिएंट मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी बिकम प्रोफेशनल एंड एफिशिएंट ड्यू टू एक्सपर्ट सर्विस. के तुम अच्छे अच्छे डायरेक्टर, अच्छे पढ़े लिखे लोगों को मैनेजमेंट में रखोगे तो आपका मैनेजमेंट एफिशिएंट होगा, सुटेबल होगा. डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, मैंने ऑलरेडी बताया कि जो डायरेक्टर्स होते हैं वो किसके जरिए सिलेक्ट होते हैं? वोटिंग के जरिए. तो कॉमन है, सबको अपना वोट डालने का अधिकार है, सबको डायरेक्टर बनने का अधिकार है, सबको कैलकुलेट करने का अधिकार है. तो इसका मैनेजमेंट भी कैसा होता है? डेमोक्रेटिक होता है. पॉइंट नंबर 8 नहीं लर्न करोगे तो चलेगा. अब जितने एडवांटेज है उसके इतने लिमिटेशन भी है. सबसे पहला पॉइंट, एक्सपेंसिव इनकॉर्पोरेशन प्रोसीजर. कंपनी को चालू करना सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप जितना इजी नहीं है. बराबर, इसका जो प्रोसीजर है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, लेंदी होता है, टाइम वर्दी होता है. Company has to submit the document like memorandum, article before the register of the company to obtain the certificate of incorporation. For these, expert services are obtained and condition to sole proprietor and partnership registration fee of company. Sorry, registration fee of company is also higher. Clear? नंबर टू, लीगल रिस्ट्रिक्शन. जैसे मैंने बताया कि कंपनी जो भी करेगी वो कंपनी एक्ट के मुताबिक करेगी. यानी कायदे के बाहर, कायदे में नहीं है, लॉ में नहीं है, ऐसे कोई काम कंपनी नहीं कर सकती. तो इसके अंदर रिस्ट्रिक्शन ज्यादा रहती है. A company come into existence by law. Company has to observe legal provision during its lifetime. जैसे स्टेटमेंट बनाना, रिपोर्ट बनाना, अकाउंट्स बनाना, रेगुलरली उसका ऑडिट कराना न, जो रूल्स से भी एग्जाम्पल याद रखना, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके जो कायदे कानून उसको फॉलो करना पड़ेगा. तो ये सब रिस्ट्रिक्शन कंपनी पे है. नंबर 3, इंक्रीज इन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस. कॉमन है बिजनेस चलाने का, क्योंकि कॉमन है कंपनी बड़ी है, कंपनी बड़े फॉर्म पे होती है सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप से. तो इसको जो चलाने के खर्चे हो गए, जैसे एमबीए को रखना, सीए को रखना, इंजीनियर्स को रखना, हाई प्रोफाइल एम्प्लॉय को रखना, तो ऑटोमेटिक तुम्हारे एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के खर्चे भी ज़्यादा हो गए.
पॉइंट नंबर 4, डेमोक्रेटिक तो पढ़ा मगर ऑटोक्रेटिक भी है। ऑटोक्रेटिक कैसे हुआ कि जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करें कि भाई हम 8 लोग अपना 8 जन ने मिलके कंपनी चालू की, मैंने 50% शेयर खरीद लिए, कितने 51, समझ लो 51% मैंने अकेले ने खरीदे, ये तुम 7 जन ने मिलके 49% शेयर खरीदे, तो कॉमन है चलेगी किसकी, मैं बोलूंगा वैसा ही चलेगा ना, क्यों, क्योंकि ज्यादा शेयर मेरे पास है। अब जिसके पास जितने ज्यादा शेयर उसका वोटिंग राइट भी उतना ज्यादा, तो कॉमन है अपने मैनेजमेंट के अंदर वो ऑटोक्रेटिक तानाशाही चला सकता है। पॉइंट नंबर 4, डिफिकल्टी इन मेंटेनिंग सीक्रेसी। सबसे बड़ा लिमिटेशन ये है कि भाई इसके अंदर सीक्रेट थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, क्यों, क्योंकि कंपनी हैज टू ऑडिटेड कंपल्सरीली एंड फर्निश टू द मेंबर, यानी कंपनी को अपने अकाउंट ऑडिट कराने पड़ेंगे। ऑडिट क्या है वो तुम 12th में पढ़ोगे, यानी चेकिंग होती है अकाउंट्स की, स्टडी होती है, रिसर्च होती है, फाइंड आउट किया जाता है गलतियां, तो ऑडिट कराने पड़ेंगे, और वो ऑडिट रिपोर्ट जितने भी मेंबर्स होते हैं सबको बताए जाते हैं, तो इसमें क्या होता है सिक्रेसी के लीक होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। डिले इन पॉलिसी डिसीजन, डिसीजन लेने में समय लगेगा, क्यों, क्योंकि जब भी डिसीजन लेना होगा तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग बुलानी पड़ेगी, और जब तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कॉमन पॉइंट पे, कॉमन टॉपिक पे, कॉमन मकसद पे कमिटेड नहीं होगे, बाउंड नहीं होगे, वहां तक ये प्रॉब्लम आपको नड़ सकती है, तकलीफ रख सकती है। पॉइंट नंबर 7 काम का नहीं है, एनकरेजमेंट टू स्पेक्यूलेशन, ये भी काम का नहीं है। डिसएडवांटेज टू सोसाइटी, ये पढ़ लो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि भाई कितनी बार क्या होता है कि भाई कंपनी के एडवांटेज तो देखे मगर सबसे बड़ा डिसएडवांटेज भी ये कि जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करें, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, यानी क्या होगा कि जो कंपनी में शेयर होल्डर बड़े बड़े लोग हैं उनकी इनकम ज्यादा होती जाएगी, जो लोअर लेवल वाले गरीब है कस्टमर है उनको कंपनी छेतर सकती है मोनोपोली करके। देखो सोसाइटी इज बिकम द विक्टिम ऑफ स्ट्राइक ऑफ एम्प्लॉय, लॉक आउट बाय एम्प्लॉयर, कंपनी के मालिक ने ताला मार दिया, चलो एम्प्लॉय स्ट्राइक पे उतरे, तो ऑटोमेटिकली एक ही सोसाइटी पे जितने भी काम करने वाले एम्प्लॉय उनकी लाइफस्टाइल उनके स्टैंडर्ड पे असर पड़ सकता है ना। मोनोपोलिस्टिक एंटर मोर इम्पोर्टेंस इज गिवन टू कैपिटल देन मेड, ना कॉमन है कि जो मोनोपोली चलाता है, मोनोपोली का मतलब क्या कि मेरा कोई कॉम्पिटिटर नहीं रहे, जैसे भी इंडिया के अंदर रिलायंस की मोनोपोली है, वो जैसा चाहता है वैसा करता है, कि उसके पास सब कुछ अवेलेबल है, तो वो जैसा छेतरना चाहेगा, जैसा कस्टमर को एक्सप्लॉइट करना चाहेगा कर सकता है। तो दीज आर द लिमिटेशन ऑफ कंपनी। क्लियर, यहाँ पे अपना ये लेक्चर कंप्लीटली टोटल अवर्ड होता है।